वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बायोमोलिक्यूल्स को आराम से डिटेल में समझेंगे। बोर्ड्स, नीट और सीयूईटी तीनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि लिविंग थिंग्स आखिर बने किस चीज़ से हैं, फिर उनके छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे उनसे बनने वाले जायंट मॉलिक्यूल्स यानी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ। इसके बाद प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, मेटाबोलाइट्स और आखिर में कुछ एग्जाम लेवल क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, कोई प्लांट हो या हम इंसान, वो आखिर बने किस चीज़ से हैं? ऐसी कौन सी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो लाइफ का फाउंडेशन बनाते हैं? अब जरा इस टेबल पे नजर डालो। यह एनसीईआरटी का टेबल 9.1 है। जब हम अर्थ्स क्रस्ट यानी नॉन लिविंग मैटर और एक ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग मैटर के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। एलिमेंट्स तो लगभग सेम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन असली खेल है उनकी क्वांटिटी का। आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन 18.5% और हाइड्रोजन 9.5% का परसेंटेज अर्थ्स क्रस्ट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। यही केमिकल डिफरेंस है जो लाइफ को नॉन लाइफ से अलग करता है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि लिविंग मैटर में क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट को ये पता कैसे चला? किसी भी लिविंग टिश्यू जैसे कि लिवर का एक पीस, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने का आखिर मेथड क्या है? चलिए देखते हैं। इसके लिए एक काफी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, मान लो लिवर का एक पीस, और उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ एक मोटर और पेस्टल में अच्छे से पीस लेते हैं। इससे एक थिक स्लरी यानी एक गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। फिर इस स्लरी को हम चीज क्लॉथ या कॉटन से छान लेते हैं, बिल्कुल जैसे चाय छानते हैं। और जब हम इसे स्ट्रेन करते हैं तो हमें दो अलग अलग हिस्से मिलते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। और यही दो फ्रैक्शंस पूरी कहानी बताते हैं। जो लिक्विड हिस्सा छनकर नीचे आ गया उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, या अ बिट मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल। इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर 800 डेल्टॉन्स के बीच होता है। इन्हें हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो हिस्सा कपड़े में ऊपर ही रह गया उसे कहते हैं रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इसमें बड़े यानी जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टॉन से भी ज्यादा होता है। चलिए अब पहले उस फ्रैक्शन को डिटेल में देखते हैं जो एसिड में घुल गया था, यानी द एसिड सॉल्युबल पूल। इसी में लाइफ के सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस पूल में सबसे इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक अमीनो ग्रुप -NH2 और एक कार्बोक्सिल ग्रुप -COH होता है, और ये दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। बेसिकली आप इन्हें सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी कह सकते हो, जहां मीथेन के 4 हाइड्रोजन को अलग अलग ग्रुप्स ने रिप्लेस कर दिया है, और यही एमिनो एसिड्स आगे जाकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब है इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। राइट साइड में देखो, ये एक जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। बीच में है अल्फा कार्बन और इससे 4 ग्रुप्स जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं। यही आर ग्रुप हर अमाइनो एसिड को यूनिक बनाता है। सारा गेम इसी का है। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट में देखो, अगर आर ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो वो ग्लाइसीन है, अगर CH3 है तो एलानीन, और अगर CH2OH है तो सीरीन। ऐसे ही टोटल 20 अलग अलग आर ग्रुप्स होते हैं जो 20 डिफरेंट प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ये लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और इस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। अमीनो एसिड्स की एक खास प्रॉपर्टी है कि उनका अमीनो ग्रुप जो बेसिक है और कार्बोक्सिल ग्रुप जो एसिडिक है, दोनों आयोनाइज हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के पीएच के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है। एक पर्टिकुलर पीएच पर क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन H+ लूज करके नेगेटिव हो जाता है और अमीनो ग्रुप एक प्रोटॉन गेन करके पॉजिटिव बन जाता है। एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ। इसी फॉर्म को हम ज्विटर आयन कहते हैं। अमीनो एसिड्स के अलावा एसिड सॉल्युबल पूल में और भी माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि लिपिड्स जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बनते हैं और पानी में घुलते नहीं हैं। फैटी एसिड्स सैचुरेटेड हो सकती हैं, यानी कोई डबल बॉन्ड नहीं, या अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। फिर आते हैं नाइट्रोजनस बेसेस जो डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। अब इसको सिंपल तरीके से याद रखो, जब बेस के साथ सिर्फ शुगर जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। सिंपल।
चलो, छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की कहानी तो हो गई। अब देखते हैं कि इनको जोड़कर लाइफ के जायंट मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। वी आर नाउ मूविंग टू द बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले थे। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है और वो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं। बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है और वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। इनके 3 मेन एग्जाम्पल्स हैं: प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो शुगर्स के पॉलीमर्स हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स जो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से भी कम है, तो फिर वो मैक्रोमॉलिक्यूलर या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों मिलते हैं? रीजन उनके साइज में नहीं, उनकी प्रॉपर्टी में है। जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड से बनी होती है टूटकर छोटे छोटे वेसिकल्स या थैलियां बना लेती है। ये वेसिकल्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और इसलिए छानते वक्त रिटेंटेट के साथ ऊपर ही रुक जाते हैं। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं है। ये 2 फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। इन पर डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल याद कर लेना। कोलाजन एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन अगर पूरे बायोस्फीयर की बात करें जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, तो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है रुबिस्को, जो फोटोसिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब हम बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप यानी प्रोटीन्स को डिटेल में देखेंगे। एक प्रोटीन का फंक्शन पूरी तरह से उसके 3D स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सिंपल भाषा में प्रोटीन का शेप ही उसका काम डिसाइड करता है। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, जिसे हम 4 लेवल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब है बस अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस, कौन सा अमीनो एसिड पहले, कौन सा दूसरे नंबर पर, एंड सो ऑन। जैसे इंग्लिश में लेटर्स का सीक्वेंस एक वर्ड बनाता है, वैसे ही अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर प्रोटीन की आइडेंटिटी डिसाइड करता है। अब ये जो सीधी चेन है, ये ऐसी की ऐसी नहीं रहती, ये फोल्ड होना शुरू होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन रेगुलर पैटर्न्स में फोल्ड होती है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स जो एक स्प्रिंग जैसा दिखता है, या बीटा प्लीटेड शीट जो एक फोल्डेड पेपर जैसा लगता है। ये स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से स्टेबल रहते हैं। इसके बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में और फोल्ड होते हैं, जैसे हम एक ऊन के गोले को लपेटते हैं। दिस क्रिएट्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो कि प्रोटीन का ओवरऑल 3D शेप होता है। और यही पॉइंट सबसे जरूरी है, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली जरूरी है। अगर ये 3D शेप बिगड़ गया तो प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। कुछ प्रोटीन्स में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिन्हें हम सब यूनिट्स कहते हैं। ये सब यूनिट्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं, उस अरेंजमेंट को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा टाइप के और 2 बीटा टाइप के। ये चारों मिलकर एक फंक्शनल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, अब इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। हम मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को टैकल करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ऑर्गेनिजम्स में जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जिनका डायरेक्ट रोल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में होता है, जैसे अमीनो एसिड्स या शुगर्स। लेकिन प्लांट्स, फंगाई और माइक्रोब्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बनाते हैं जिनका उनके ग्रोथ में डायरेक्ट रोल नहीं दिखता। इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, रबर, गम्स और ड्रग्स। शायद उनके लिए इनका रोल क्लियर ना हो, पर ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये एक टिपिकल एमसीक्यू है इस चैप्टर से। सवाल है, पूरे बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए कोलेजन, बी इंसुलिन, सी ट्रिप्सिन या डी रुबिस्को। याद करो, थोड़ी देर पहले ही हमने इस फैक्ट को हाईलाइट किया था। सोचो जरा। द करेक्ट आंसर है डी रुबिस्को। रीजन बिल्कुल साफ है, एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। यहां कॉमन मिस्टेक यही होती है कि स्टूडेंट्स इसे कोलेजन से कंफ्यूज कर जाते हैं। हमेशा याद रखो, कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट है, जबकि रुबिस्को पूरे बायोस्फीयर में। इस डिटेल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। चलिए लेक्चर के एंड में एक क्विक रिवीजन करते हैं और उन कॉमन मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। तो क्रूशियल पॉइंट्स टू रिमेंबर है। पहला, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन और हाइड्रोजन नॉन लिविंग मैटर से ज्यादा है। दूसरा, केमिकल एनालिसिस से 2 फ्रैक्शंस मिलते हैं, एसिड सॉल्युबल फॉर माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एसिड इनसॉल्युबल फॉर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तीसरा, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर लेवल्स हैं और टर्शियरी स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, ये भूल जाना कि लिपिड्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आते हैं, और दूसरा प्यूरीन्स Ag और पायरिमिडीन्स CuT के एग्जाम्पल्स को मिक्स कर देना। और अब एक फाइनल सवाल आपके लिए। हमने देखा कि प्रोटीन का 3D टर्शरी स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो सोचिए, अगर किसी सेल के प्रोटीन्स अनफोल्ड होने लगे, यानी अपना 3D शेप खोने लगें, तो उस सेल का क्या होगा? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचना। आगे के चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा।